Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का अपना जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा नोट सेट ओरिएंटेड सेशन रहेगा कंप्लीट। ठीक है, अब से अपनी जो क्लासेस रहेगी वो किसके लिए रहेगी? नोट सेट के लिए। तो कंप्लीट हम यहाँ पे नोट सेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डे टू डे अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जब मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है, विद अगर इमेज बेस भी रहेंगे तो इमेज बेस आपको सोल्व कराऊंगा, वीडियो बेस रहेंगे तो वीडियो बेस भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और कोशिश रहेगी कि आपको जो 1 घंटे का जो सवा घंटे का टॉपिक रहता है, जो अपना सेशन है उसके अंदर आपको मैक्स टू मैक्स आपको एमसीक्यूज में करवा सकूं। और चाहे मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं तो उसके अंदर भी आपको जो है एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। कंप्लीट थ्योरी में आपको नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जिससे आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा वापस से कि हाँ आपने इस टॉपिक में पढ़ा क्या था। अगर आप कुछ न्यू पढ़ते हैं तो आप उस टॉपिक में इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में जो है एक नोटबुक ले लीजिए ताकि अपना जो डेली सेशन वाइज जो है आप उसके अंदर लिख सको। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, A student athlete receive a screening examination before being active in school sport. Which level of prevention is being used? देखो सबसे पहला जो यहाँ पे एमसीक्यू है वो किसका है? लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड है। तो देखिए क्या पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है जो क्या है, एथलीट है, वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है कि स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन कैसा हो रहा है? स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन हो रहा है यहाँ पे बिफोर बीइंग एक्टिव इन स्कूल स्पोर्ट्स। विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज यूज? यहाँ पर कौन से लेवल का प्रिवेंशन यूज में लिया जा रहा है? हेल्थ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या फिर टर्सरी प्रिवेंशन? तो कंप्लीट हम इनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिवीजन हो जाएगा आपका टिल नोट सेट तक। कंप्लीट जो मेन टॉपिक्स है उनका यहाँ पे रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन से लेवल का प्रिवेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो देखो स्क्रीनिंग वगैरह कौन से लेवल के अंदर दी जाती है? देखिए ये होता है किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर रहेगा सेकेंडरी प्रिवेंशन इज द राइट आंसर। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर होता क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हम क्या करते हैं? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं? जल्दी किसी डिजीज़ का या डिसऑर्डर है उसका जो है अर्ली डायग्नोसिस किया जाएगा, फिर उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा डिजीज़ का। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या करते हैं? हम कुछ इंटरवेंशंस करते हैं जो डिजीज़ होने से पहले किए जाते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन फोकस करते हैं डिसेबिलिटी को लिमिट करने के लिए, रिहेबिलिटेशन की जो प्रोसेस होती है उनको उनमें। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे जो है प्रिवेंशन दिए हुए हैं। अब हम देख लेते हैं ओवरव्यू एक बार छोटा सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। तो अभी यहाँ पे एक स्लाइड दिख रही है आपको। स्लाइड में क्या है? यहाँ पे आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशंस आपको बताया गया है। ठीक है, उनके यहाँ पे डेफिनेशंस है और उनके यहाँ पे मोड ऑफ इंटरवेंशंस। इनमें हम क्या क्या इंटरवेंशन करते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्रिवेंशन होता है वो कौन सा प्रिवेंशन होता है? प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, मतलब रिस्क फैक्टर के डेवलपमेंट से ही क्या कर रहा है? आपको प्रिवेंशन कर रहा है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर से डेवलपमेंट से प्रिवेंशन यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा चुका है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमोडियल प्रिवेंशन। इसके अंदर हम क्या करते क्या है? तो देखो हेल्थ एजुकेशन करते हैं, दूसरा हेल्थ प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो 2 एमसीक्यू जो है आपके प्राइमोडियल प्रिवेंशन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकते हैं आपको इनका जो है एग्जाम्पल देके पूछे। सेकंड जो होता है वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब रिस्क फैक्टर तो यहाँ पे है बट डिजीज नहीं है। ठीक है, रिस्क फैक्टर तो यहाँ पे है मगर डिजीज हुई नहीं है अभी तक, तो डिजीज को होने से प्रिवेंट कर रहा है यहाँ पे व्हेन रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये होता है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन यहाँ पे। इसके अंदर देखिए क्या करेंगे? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। आपका इम्यूनाइजेशन भी है जो किसमें आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मतलब डिजीज तो हो चुकी है उसको, ठीक है, अब जो है उसके कॉम्प्लिकेशन होने से प्रिवेंशन करना है, मतलब कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो करेंगे क्या, कैसे? देखो डिजीज का एक तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाना, ठीक है, उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरा प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइज्ड एंड सस्टेन्ड हेल्थ केयर। ठीक है, उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो दिया जाएगा वो यहाँ पे इस प्रिवेंशन के अंदर देखने को मिलता है, जिससे फर्दर आगे डिसेबिलिटी के अंदर ना बदले, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट देखिए जो
फोर्थ वन प्रिवेंशन का टाइप होता है वो होता है टर्शियरी प्रिवेंशन। इसके अंदर क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ। ठीक है, डिजीज हो चुकी है, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है उसमें हो गया, अब जो है आगे फर्दर डेथ से प्रिवेंट करना है और डिसेबल होने से प्रिवेंशन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिहेबिलिटेशन किसके अंदर वो आएगा, टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, और डिसेबिलिटी प्रिवेंशन भी किसके अंदर आता है, टर्शियरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। ठीक है, और इसी के सिमिलर एक और प्रिवेंशन होता है, वो कौन सा होता है, क्वाटरनरी प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन ऑफ ओवर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या किया जाता है, रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे अपने लेवल ऑफ प्रिवेंशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बस आपको क्या करना है, इसके कुछ एमसीक्यूज निकालने। ठीक है, आप सबके पास में गाइड्स पढ़ी है तो उनसे इनके एमसीक्यूज निकाल लो, इसके बाहर लेवल ऑफ प्रिवेंशन सिंगल एमसीक्यू आपका नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बार बार नाम आ रहा है डिसेबिलिटी के बारे में। डिसेबिलिटी क्या है, एक बार इसके बारे में देखते हैं अपन। तो अभी देखिए एक और स्लाइड आपके सभी के सामने है। तो देखिए कम टाइम के अंदर ज़्यादा आउटपुट हम जो है यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या आपको यहाँ पे बताया गया है डिजीज़ के बारे में। फर्स्ट वन जो है डिजीज़ है, सेकंड इम्पेयरमेंट, थर्ड जो है डिसेबिलिटी, एंड फोर्थ जो है हैंडीकैप। ठीक है, इनके बारे में डेफिनेशंस भी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट वन क्या है, डिजीज़। डिजीज़ का मतलब क्या हो गया, ए डिसऑर्डर एडवर्सली अफेक्टिंग पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, उसे हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या हो सकता है, देखो डायबिटिक मेलिटस हो सकता है, पोलियो हो सकता है। तो ये तो क्या होती है, डिजीज होती है। अब जब डिजीज को हम प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते हैं तो उससे क्या देखने को मिलता है, उससे हमें देखने को मिलता है क्या, इम्पेयरमेंट। ठीक है, उससे क्या देखने को मिलता है, इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। इम्पेयरमेंट क्या होता है, लूजिंग एन एनाटोमिकल स्ट्रक्चर, या तो आपकी बॉडी से कोई एनाटोमिकल स्ट्रक्चर का लॉस हो गया है, या फिर लूजिंग ए साइकोलॉजिकल फंक्शन, या फिर कोई साइकोलॉजिकल फंक्शन लॉस हो गया है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट। अब देखो डायबिटिक मेलिटस है तो देखो लेग का क्या हो गया, यहाँ पे एम्पुटेशन होना क्या हो गया, इम्पेयरमेंट। ठीक है, और पैरालिसिस हो गया किसी लिम्ब के अंदर, वो भी क्या हो गया, इम्पेयरमेंट। मतलब बॉडी के अंदर कोई फंक्शनल या फिर कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का यहाँ पे लॉस हो रहा है, या फिर वो फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट। ठीक है, इम्पेयर हो गया वो। नेक्स्ट डिसेबिलिटी। अब इम्पेयरमेंट से आगे क्या बढ़ता है, डिसेबिलिटी होती है। पर्सन किस में जाएगा, डिसेबिलिटी के अंदर। तो इनेबिलिटी टू डू रूटीन फंक्शन, मतलब डिसेबिलिटी उसको कहते हैं जो पर्सन अपने रूटीन फंक्शंस को नहीं कर पाता है, उसे हम कहते हैं क्या, डिसेबल्ड। तो देखो इनेबिलिटी टू वॉक इन डीएम एंड पोलियो, मतलब पोलियो के जो पेशेंट होते हैं अगर जिनमें एम्पुटेशन हो जाएगा तो वो जो है प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाएंगे। पोलियो है तो पैरालिसिस की वजह से जो है वो वॉक नहीं कर पाएंगे, अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। समझने के लिए हम बता सकते हैं। तो ये होती है डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी की वजह से पर्सन क्या हो रहा है, हैंडीकैप हो रहा है। हैंडीकैप का मतलब क्या हो गया, डिसएडवांटेज विच प्रिवेंट इन परफॉर्मिंग ए सोशल रोल। ठीक है, अब देखो क्या हैंडीकैप होगा पर्सन, तो हैंडीकैप को यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, लूजिंग जो जॉब कर रहा है वो भी लॉस हो सकती है उसकी। तो मतलब जो अपनी लिविंग जो जीने के लिए जो हम वो जो काम करेगा वो सब चीज़ें वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, ये तो भाई क्या है, हैंडीकैप हो गया। ठीक है, डिसेबल नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे हैंडीकैप, क्योंकि वो जो है जॉब नहीं कर पा रहा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे जो है 4 प्रोसेस है। अब देखो ये एमसीक्यू यहाँ से एक तो ऐसे बनता है, इनके एग्जांपल देके पूछ लेते हैं एग्जाम में। सेकंड यहाँ से एमसीक्यू ऐसे बनता है कि इसको जो है एक मैनर के अंदर फिक्स करो। सबसे पहले क्या आएगा, डिजीज, फिर इम्पेयरमेंट, फिर डिसेबिलिटी, फिर बाद में हैंडीकैप। इस तरह से ये चारों चीज़ें क्या है, चलती है। ठीक है, डिजीज के बाद में डिसेबिलिटी नहीं आएगी, डिजीज के पहले डिसेबिलिटी नहीं आएगी, सबसे पहले डिजीज, लास्ट में हैंडीकैप, बीच में। ठीक है, इस तरह के मैनर के अंदर भी एमसीक्यू पूछते हैं, इनके एग्जांपल से भी पूछते हैं। तो ये हो गया अपना यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट, लेवल ऑफ प्रिवेंशन कंप्लीट हो गया, और ये जो टॉपिक है ये भी जो है सुपरफिशियली हमने यहाँ पे देख लिया, कवर अप कर लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला एमसीक्यू की तरफ। A 23-year-old woman present to your office for a prenatal visit। ठीक है, प्रीनेटल विजिट के लिए आई है। She has not received any previous prenatal care and does not know the date of her last menstrual period। ठीक है, एक यहाँ पे 23-year-old लेडी है जिसका यहाँ पे जो है प्रीनेटल विजिट पे वो आई है आपके पास में, और जो है उसको यहाँ पे लास्ट प्रीनेटल केयर पे भी नहीं गई है, फर्स्ट प्रीनेटल विजिट है उसका, और उसे नहीं पता है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है कब था। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, अब आप क्या कर रहे हो, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो। द फंडल हाइट इज पाल्पेटेड। अब यहाँ पे फंडल हाइट कहाँ पे आपको पाल्पेट हो रही है, टू बी एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस। फंडल हाइट कहाँ पे पाल्पेट हो रही है, लेवल ऑफ द अम्बिलिकस पे जो है फंडल हाइट पाल्पेट हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अब यहाँ पर जो है इसका
एस्टिमेटेड नंबर क्या रहेगा, मतलब कौन सा जेस्टेशनल वीक यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आपको लेवल ऑफ द अम्बिलिकस के ऊपर आपको फंडस जो है पाल्पेट हो रहा है? 10 वीक, 15 वीक, 24 वीक या फिर 30 वीक? तो लेवल ऑफ द अम्बिलिकस कब देखने को मिलता है फंडल हाइट पे? ठीक है, अगर फंडल हाइट जो यूट्रस का जो फंडस है उसकी हाइट अगर अम्बिलिकस तक हो तो कब देखने को मिलेगा? तो अपना जो यहाँ पे आंसर रहेगा वो रहेगा 24 वीक। ठीक है, तो 24 वीक इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। तो जेस्टेशनल वीक के अंदर लेवल ऑफ अम्बिलिकस अगर आपको फंडस का लेवल मिले वो कौन सा वीक होता है? 24 वीक। और उससे एक और दो फिंगर नीचे हो तो वो कौन सा वीक होगा? 20 वीक। ठीक है, और हाफ वे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड जिपर्ड प्रोसेस ये कब होता है? 32 वीक्स के ऊपर। तो अगेन आपको एक स्लाइड दिख रही है, तो देखो मेजरमेंट ऑफ फंडल हाइट। फंडल हाइट को हम यहाँ पे जब मेजर करते हैं तो ये आपके कुछ यहाँ पे वीक्स है, अकॉर्डिंग टू वीक्स फंडल हाइट कहाँ पे होगी, क्या होगी, ये यहाँ पे बताया गया है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे देखो हर एक लाइन में एमसीक्यू बन सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज है वो हम यहाँ पे एमसीक्यू मार्क करते जाएंगे। तो देखो 12 वीक पे कहाँ पे होता है? जस्ट पाल्पेबल अबोव द सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो सिम्पाइसिस प्यूबिस के जस्ट अबोव कब पाल्पेशन होना शुरू हो जाएगा फंडस? 12 वीक पे। नेक्स्ट 16 वीक पे कब होगा? एट लोअर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सिम्पाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। तो ये जो यहाँ पे 16 वीक है यहाँ पर जो है अभी पाल्पेशन होगा फंडस का। नेक्स्ट देखिए 20 वीक्स। तो 20 वीक्स जो है 1 to 2 फिंगर बीट्स जो यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा या फिर डिस्टेंस देखने को मिलेगा किससे? अम्बिलिकस से। ठीक है, ये होगा 20 वीक। तो आपको पूछा किसका रहता है? बार बार आपको पूछते हैं अम्बिलिकस का। तो एट 24 वीक जो है लेवल ऑफ द अम्बिलिकस जो फंडस का जो लेवल है वो कहाँ पे रहता है? एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस पे। उसके बाद में आपसे जो पूछते हैं वो पूछते हैं 36 वीक पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जीपी स्टर्नम तक कब देखने को मिलता है? तो 36 वीक के ऊपर आपको जो है पूछा रहता है। ठीक है, तो दो एमसीक्यू जो है यहाँ से बनते हैं एग्जाम के अंदर और पूछे भी जाते हैं। तो ये देखिए 36 वीक यहाँ पे, और ये क्या है? जीपी स्टर्नम तक पहुँच चुका है। एक आपको पूछते हैं लेवल ऑफ द अम्बिलिकस तक। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू वीक्स यहाँ पे जो फंडल हाइट कहाँ होती है, कैसे सिचुएटेड रहती है, कहाँ पे पाल्पेट करना है, ये हम इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसी प्रकार से कोशिश करूंगा मैं कि आपको जो है अच्छे से जल्दी क्लेरिफिकेशन मिलता रहे हर एक टॉपिक का, एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाए। तो किसी को भी यहाँ पे जो है क्लासेस मिस नहीं करनी है। ठीक है, टिल नोट सेट क्लासेस चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, और कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू फॉर्म के अंदर मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सोमेटिक डिल्यूजन? ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो टाइप नहीं है सोमेटिक डिल्यूजन का? सोमेटिक डिल्यूजन, डिल्यूजनल पैरासिटोसिस, ओथेलो सिंड्रोम, ब्रोमोसिस या फिर डिसमॉर्फिक डिल्यूजन? सोमेटिक डिल्यूजन यहाँ पे क्या होता है और उसका जो है कौन सा जो है ऑप्शन उसका टाइप नहीं है? तो देखिए सोमेटिक डिल्यूजन क्या होता है, एकदम सिंप्लीफाई तरीके से हम समझे तो सोमेटिक डिल्यूजन होता है कि ए फॉल्स बिलीफ that is that a person that a person's internal or external bodily functions are एबनॉर्मल। तो इसे हम कहते हैं सोमेटिक डिल्यूजन। मतलब डिल्यूजन तो है, मतलब क्या होगा वहाँ पे? फिक्स्ड फॉल्स बिलीव रहेगा,
सोमेटिक का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि उसकी जो बॉडी में जो क्या है, कुछ फंक्शंस अबनॉर्मल हो गए हैं, या तो इंटरनल फंक्शन अबनॉर्मल है या फिर कुछ एक्सटर्नल फंक्शन जो है बॉडी के वो एबनॉर्मल हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा उसको फिक्स्ड फॉल्स बिलीव रहता है। तो ये जो टाइप होता है डिल्यूजन का, इसे अपन क्या कहते हैं, सोमेटिक डिल्यूजन। या फिर वो पर्सन ऐसे स्टेट करता है, ठीक है, जो हाइपोकॉन्ड्रियल साइन सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं अपने को, ठीक है। पर्सन ऐसा बिलीव करता है कि उसके अंदर जो है समथिंग कुछ यहाँ पे मेडिकली या फिर कुछ फिजिकली या फिर उसके अंदर कुछ बायोलॉजिकली जो है कुछ यहाँ पे गलत हो गया है बॉडी के अंदर, या फिर करेक्ट फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो क्या इंक्लूड नहीं होगा। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि नॉट ए टाइप ऑफ सोमेटिक डिल्यूजन, आंसर क्या रहेगा अपना, ऑप्शन नंबर बी, ओथेलो सिंड्रोम, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, ओथेलो सिंड्रोम। अब देखो ओथेलो सिंड्रोम जो है यहाँ पे सोमेटिक डिल्यूजन का टाइप नहीं है। तो रेस्ट ऑफ द टाइप्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे, या फिर इसके अंदर किस किस को हम इंक्लूड करेंगे, डिल्यूजनल पैरासाइटोसिस को, ठीक है। तो पैरासाइटोसिस का मतलब भी देखो क्या है, पैरासाइट से रिलेटेड है। तो इस पर्सन में क्या आता है कि उसको ऐसा बिलीव होता है कि उसकी बॉडी में जो है, जो जैसे हम समझ सकते हैं कि पैरासाइट्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया वगैरह वो यहाँ पे उसकी बॉडी में क्या हो चुके हैं, एंटर हो चुके हैं, ठीक है। जो लिविंग नॉन लिविंग है वो यहाँ पे बॉडी में क्या हो गए, एंटर हो चुके हैं, ऐसा डिल्यूजन आता है, ठीक है, सोमेटिक डिल्यूजन। क्योंकि सोमेटिक डिल्यूजन में हो ही क्या रहा है, ठीक है, उसके बॉडी के फंक्शन उसको अल्टर फील हो रहा है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रोमोसिस। तो ब्रोमोसिस से हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर उसको लगता है कि उसकी जो बॉडी की जो ऑर्डर है, ठीक है, वो कैसे हो गई है, ऑफेंसिव हो गई है, ठीक है, गंदी स्मेल आ रही है उसकी बॉडी से, ठीक है, उसको लगी। तो ये किस में होता है, डिल्यूजनल ब्रोमोसिस के अंदर। नेक्स्ट देखिए, डिसमॉर्फिक डिल्यूजन, इसके अंदर जो है बॉडी फीचर्स उसके उसको फील होता है कि एबनॉर्मल हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर देखने को मिलती है आपको, सोमेटिक डिल्यूजन के अंदर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि डिल्यूजनल जो पैरासाइटोसिस है उसके अंदर लगता है उसको कि उसके अंदर क्या हुआ है, कुछ जैसे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह हो गया, उनका क्या हो गया, इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट ब्रोमोसिस, ऑर्डर से रिलेटेड, बस नाम ध्यान रख लेना, आ सकता है एग्जाम के अंदर, थोड़े नए टाइप के हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिस्मॉर्फिक। डिस्मॉर्फिक में क्या कि प्री ऑक्यूपेशनल जो उसको यहाँ पे फील होगा यहाँ पे बॉडी के फीचर्स को यहाँ पे, तो बॉडी फीचर्स के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम होना उसको फील हो रहा है, इसे अपन कहते हैं डिस्मॉर्फिक डिल्यूजन। ये सभी टाइप होते हैं किसके, सोमेटिक डिल्यूजन के। नेक्स्ट देखिए, ओथेलो सिंड्रोम। ओथेलो सिंड्रोम के अंदर जिस पर्सन को ये ओथेलो सिंड्रोम होता है उसको ऐसा डिसबिलीव रहता है कि उसका जो पार्टनर है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख रहा है, या फिर किसी और के साथ में क्या है, अटैचमेंट में है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ओथेलो सिंड्रोम। तो ये थोड़ा अलग टाइप का होता है, ठीक है, ओथेलो सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पार्टनर पे जो है डिसबिलीव करना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको अपन, ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए delusion of jealousy that one's spouse is having extramarital affairs। ये यहाँ पे एग्जाम में पूछा भी गया है एथेरो सिंड्रोम के बारे में, तो ये भी ध्यान रखना, आ सकता है फिर से वापस। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू डबल ब्लाइंड स्टडी, ठीक है, एक स्टडी है डबल ब्लाइंड स्टडी, तो उससे जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसके लिए ट्रू रिलेशन रख रहा है। द रिसर्चर नॉर द स्टडी ग्रुप knows who is receiving the treatment, ठीक है, द रिसर्चर नॉर द स्टडी ग्रुप knows who is receiving the treatment। next, the subject aware that they are a part of study group but researcher have no idea who is receiving the treatment। ओनली द रिसर्चर नो हु इज रिसीविंग द ट्रीटमेंट, या फिर नन ऑफ द अबोव। तो डबल ब्लाइंड स्टडी क्या होती है, इससे रिलेशन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा
डबल ब्लाइंड स्टडी मतलब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, डबल ब्लाइंड मतलब जो रिसर्चर है उसको भी यहाँ पे पता नहीं रहेगा, और जो जिस पे रिसर्च हो रहा है, ठीक है, स्टडी ग्रुप जो है उसको भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं रहेगा उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। डबल ब्लाइंड स्टडी का मीनिंग क्या है? द रिसर्चर नॉट द स्टडी ग्रुप नोज हु इज रिसीविंग द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इस टाइप की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डबल ब्लाइंड स्टडी। दो टाइप की स्टडी होती है, एक होती है सिंगल ब्लाइंड स्टडी जिसमें रिसर्चर को पता होता है, दूसरा होता है डबल ब्लाइंड स्टडी जिसमें दोनों को ही नहीं पता है कि भाई किसके ऊपर जो है रिसर्च की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रही है, ठीक है, सिंगल ब्लाइंड वर्सेस डबल ब्लाइंड स्टडी, ठीक है। अपने जो रिसर्च का ये टॉपिक का एमसीक्यू है, थोड़ा हटके एमसीक्यू हो सकता है जो है पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर, प्री के अंदर स्पेशली। तो देखो सिंगल ब्लाइंड का मतलब क्या है? रिसर्चर नोज द ट्रीटमेंट ग्रुप्स को पता होता है, सॉरी रिसर्चर को यहाँ पे पता होता है कि उसका ट्रीटमेंट ग्रुप कौन सा है। डबल ब्लाइंड के अंदर नाइदर रिसर्चर नॉर पार्टिसिपेंट्स नॉर ट्रीटमेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों को ही नहीं पता होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अब जो है इसका पर्पज़ क्या हो सकता है, ठीक है। डबल ब्लाइंड स्टडी तो हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका पर्पज़ क्या हो सकता है? तो पर्पज़ यही है कि रिसर्च जब हम करते हैं तो उसके अंदर खूब सारे बायस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो अपने बायस लेके आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे अपने बायस लेके आ रहे हैं रिसर्चर्स, तो इसको करने से क्या होगा? जो बायस रहते हैं वो यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 27-year-old वुमन हैज़ बीन फीलिंग ब्लू फॉर द पास्ट 2 वीक, ठीक है। अब यहाँ पे फीलिंग ब्लू का मतलब क्या हो रहा है? वो क्या कर रही है? उसको डाउन फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही, मतलब लो फील हो रहा है उसको पास्ट 2 वीक से। सी हैज़ लिटिल एनर्जी, उसके पास में जो है काफ़ी कम एनर्जी है वर्क करने के लिए। एंड टर्बल कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेशन भी नहीं कर पा रही, वो उसमें परेशानी हो रही है। सी स्टेट दैट 6 week ago she has had been feeling very good with lots of energy, no need for sleep। वो ये भी बता रही है कि 6 वीक पहले जो है उसके पास में काफ़ी अच्छा उसको फील हो रहा था, वो एनर्जी फील कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील कर रही थी, खुद में एनर्जेटिक फील कर रही थी। उसको जो है यहाँ पे इतनी एनर्जी फील कर रही थी कि उसको जो है नींद लेने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सी सेज दैट दिस पैटर्न हैज़ बीन अकरिंग फॉर एटलीस्ट पास्ट 3 years। अब वो ये भी बता रही है कि ये जो पैटर्न है उसका, ठीक है, वो लास्ट पास्ट 3 years से चल रहा है। दो द एपिसोड हैव नेवर बीन सो सीवियर दैट सी कुडंट वर्क, मतलब पास्ट 3 साल से ये कंडीशन चल रही है, जबकि अभी तक जो है ऐसा कोई एपिसोड नहीं मिला है जो इतना ज़्यादा सीवियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अब यहाँ पर इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या रहेगा ऐसे पैटर्न का? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है विथ सीजनल पैटर्न, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है, या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तो देखिए, ये जो यहाँ पे डायग्नोसिस बन रहा है, देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या क्या बताया गया है कि देखो पास्ट 2 वीक से वो ऐसा फील कर रही है, लो फील कर रही है। पहले जो है उसके पास्ट 2 वीक से पहले उसके अंदर लॉट्स ऑफ एनर्जी थी, उसको नींद भी ना ले ऐसे, उसके पास में उसको नींद लेने की भी यहाँ पे जो है फीलिंग नहीं आती थी, अच्छा फील कर रही थी। मतलब ये कौन सी स्टेट है? यहाँ पे देखो एक स्टेट आपको यहाँ पे फील हो रही है, कौन सी? डिप्रेसिव सिम्टम्स के एक स्टेज में आपको फील हो रहा है क्या? डिप्रेसिव सिम्टम जो अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, फीलिंग डाउन फील कर रही है पास्ट 2 वीक से। फर्स्ट यहाँ पे डिप्रेसिव सिम्टम आ रहे हैं। सेकंड यहाँ पे जो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फीलिंग वेरी गुड, अच्छा फील कर रही है वो, लॉट्स ऑफ एनर्जी उसके अंदर। तो ये कौन सा यहाँ पे फेज चल रहा है उसका? हाइपोमेनिक फेज, ठीक है। हाइपोमेनिक फेज भी उसके अंदर चल रहा है। हाइपोमेनिक फेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलेगा आपको हाइपोमेनिक फेज के अंदर? एक तो देखो इरिटेबल मूड या फिर मूड का एलिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है, और एनर्जी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। डिप्रेशन के अंदर लो मूड मिलता है। तो डिप्रेशन कब देखने को मिलता है? जब मोर देन 2 वीक्स तक जो है अगर किसी पर्सन का मूड जो है यहाँ पे डिक्रीज रहता है, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं उसको कभी क्या चल रहा है, डिप्रेसिव फेज के अंदर वो पेशेंट चल रहा है। यहाँ पे भी आपको क्लियरली बताया गया है कि पास्ट 2 वीक से। तो देखो ये कंडीशन, जो दोनों कंडीशन यहाँ पे कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिलती है? ये जो डिसऑर्डर होती है इसको हम कहते हैं साइक्लो
थाइमिक डिसऑर्डर। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसलिए अपना आंसर भी क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर है ये। अब देखो इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो ट्रीट करने के लिए क्या करना होगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर दो। ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर दो, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक दो। ठीक है, ऐसी कोई ट्रिगरफुल एक्टिविटीज से दूर रखो उसको। ठीक है, सपोर्ट ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई पेशेंट को जो सपोर्ट ग्रुप है इस कंडीशन में, तो उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। यहाँ से जो एमसीक्यू बनता है वो ये बनेगा कि थेरेपी कौन सी देनी है, थेरेपी कौन सी यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, तो ये आंसर क्या रहेगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर के अंदर कौन सी थेरेपी काम में लेते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को हमें यहाँ पे यूज में लेना होगा। इसके बाद में एंटी साइकोटिक दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, मूड स्टेबलाइजर में लिथियम दे सकते हैं, क्योंकि हाइपोमेनिया भी यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये एमसीक्यू आपके पास आपको जो है इस तरीके से अप्रोच करते हुए आंसर करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, A 36-year-old woman is being evaluated in the sleep laboratory। एक यहाँ पे 36-year-old woman को यहाँ पे evaluate किया जा रहा है sleep laboratory में। She is noticed to have a decreased latency of REM। उसको यहाँ पे notice किया जा रहा है कहाँ पे, उसकी जो REM की जो latency है वो क्या हो रही है, यहाँ पे decrease हो रही है। From which of the following disorder is this woman most likely to be suffering। अब यहाँ पे कौन सी डिसऑर्डर से ये वुमन जो है सफ़र कर रही है, सिजोफ्रेनिया से, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से, पैनिक डिसऑर्डर से, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से। कौन सी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अगर उसकी जो आरईएम है उसकी लेटेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आरईएम यहाँ पे, आरईएम की जो लेटेंसी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, या फिर आरईएम जो है डिक्रीज हो रही है, तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो देखिए सबसे पहले देखो आरईएम क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, अब जो रैपिड आई मूवमेंट है, ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, स्लीप बिहेवियर जो यहाँ पे इसके अंदर अगर डिसऑर्डर होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको पूछा गया है कि इसकी जो लेटेंसी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो ये जो है यहाँ पे डिजीज कंडीशन कौन सी आपको देखने को मिलती है, तो देखो जब इसकी जो लेटेंसी अगर डिक्रीज हो रही है, तो लेटेंसी डिक्रीज किसके अंदर होती है, तो आंसर क्या रहेगा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर इसकी लेटेंसी है जो क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि जो है कंडीशन जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है, जो बायोलॉजिकल रिदम होती है वो कैसी होती है, इसके अंदर डिस्टर्बेंस रहती है। तो इसलिए अपना आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बाकी स्किज़ोफ्रेनिया, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये जो लेटेंसी है इसकी अंदर जो है वो डिक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलती है। लेटेंसी यहाँ पे या तो बढ़ेगी या नॉर्मल रहेगी। बाकी अगर डिक्रीज हो रही है लेटेंसी किसमें, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है बायोलॉजिकल रिदम यहाँ पे क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। अब देखिए अगर लेटेंसी डिक्रीज है तो इसका अगर क्या करना है, ट्रीट करना है इसको, तो बेस्ट ड्रग कौन सी मानी जाएगी, आंसर क्या रहेगा, क्लोनाजेपाम। क्लोनाजेपाम बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अपना माना जाएगा। इसके बाद में जो है क्या दे सकते हैं, मेलाटोनिन भी दे सकते हैं। ठीक है, हार्मोन होता है, पीनल ग्लैंड यहाँ पे जो है सिक्रेशन करती है इसका, तो एक तरीके से ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लोनाजेपाम अगर आपको डोज पूछ कब देना है, ठीक है, तो बिफोर स्लीपिंग देना है, दोनों ही। और क्लोनाजेपाम की डोज अगर पूछे तो कितनी होगी, 0.25 से अप्रोक्स 2 एम जी तक जो इसका क्या रहेगा, डोज रहेगा। और मेलाटोनिन का जो है यहाँ पे कितना रहेगा, 3 to 12 mg जो है इसका भी यहाँ पे डोज रहेगा। दोनों ही जो है बिफोर स्लीपिंग आपको जो है प्रोवाइड करनी है।
जिससे जो है पर्सन को यहाँ पे स्लीपिंग जो है यहाँ पे कंडीशन जो है या फिर बायोलॉजिकल रिदम जो है मेंटेन होने की कोशिश, या फिर हम क्या करें ट्रीटमेंट कर सकें बायोलॉजिकल रिदम को वापस से मेंटेन करने की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। A 45-year-old woman who has been in chronic medical treatment for asthma। 45-year-old woman है, उस वो अभी किस में है, क्रोनिक मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही है, किससे रिलेटेड, अस्थमा से रिलेटेड। हैज़ थिन आर्म, उसकी आर्म्स कैसी थिन है, एंड लेग्स, उसके लेग्स भी कैसे हैं, थिन है। बट हैज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट ऑन हर एब्डोमन, साथ में उसकी जो लार्ज अमाउंट ऑफ फैट डिपॉजिट है कहाँ पे, एब्डोमन पे, चेस्ट पे और शोल्डर पे। ठीक है, नेक्स्ट, हर स्किन इज थिन, उसकी स्किन काफ़ी थिन है, एंड एट्रोपिक है। सी ब्रूसेस इजीली, ठीक है, जिसको वो इजीली जो है ब्रूसेस कर लेती है। सी हैज़ पर्पल स्ट्राई ऑन हर एब्डोमन, उसकी एब्डोमन पे कैसे स्ट्राइज बन चुके हैं, पर्पल स्ट्राइज बन चुके हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम कर रहे हैं क्या मिल रहा है आपको, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड लेबोरेटरी टेस्ट शो डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है, साथ में जो ग्लूकोज टॉलरेंस है वो भी डिक्रीज है और ब्लड प्रेशर भी हाई है। Which of the following psychiatric diagnosis is commonly present in a patient in this kind of chronic treatment? अब यहाँ पर कौन सा साइकेट्रिक डायग्नोसिस रहेगा इस पेशेंट के लिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट हिस्ट्री, या फिर जो हम पेशेंट को हम यहाँ पे असेस कर रहे हैं उसके बेसिस पे। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर, करंट और मोस्ट रिसेंट एपिसोड है मैनिक का, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या फिर डिलीरियम का केस है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड टेस्ट सीरीज की ओर से आप सभी के लिए जो है स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। किसके रिलेटेड टेस्ट सीरीज है अपनी, नॉर्सेट 7 और जिपमेर स्पेशल। तो जिनका भी नॉर्सेट यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, वो और जो अपकमिंग एग्जाम जिपमेर का जो वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। टेस्ट सीरीज में क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिलेबस जो हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 अगस्त को ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, जैसे 1 अगस्त को अपना क्या टेस्ट है, नर्वस सिस्टम का है। उसके बाद में जो है मतलब कंप्लीट यहाँ पे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। उसके हमें जैसे कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, उसके हमें ईएनटी, जीआई सिस्टम, रीनल सिस्टम, हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पे कवर अप हो जाएगा टेस्ट सीरीज के अंदर से। अब देखो ऐसी टेस्ट सीरीज हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम जब टॉपिक्स पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये जो है सर ने टेस्ट सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप भी उसको अलग से अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर उसका क्या फ़ायदा होता है, लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। साथ में इन टेस्ट सीरीज का एक ये भी फ़ायदा है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होती है, प्लस ज़्यादा बच्चों के अंदर जो अगर आप जब टेस्ट देते हो तो आपको लाइव रैंकिंग का पता लगता है कि हाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अभी कौन सा पोर्शन आपके वीक है या फिर कौन सा सब्जेक्ट आपके वीक है, उसके बारे में आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है नॉर्सेट 7 प्री और जिपमेर स्पेशल के लिए आप टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। डेली टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, रेगुलर बेसिस पर एक टेस्ट आपको मिलेगा मॉर्निंग के अंदर, एक टेस्ट आपको मिलेगा इवनिंग के अंदर। मतलब एक दिन में आपको 2 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल टेस्ट। जो भी ये शेड्यूल आपको पैम्पलेट के अंदर जो भी शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे इन टेस्ट। इन जो मॉर्निंग के अंदर इवनिंग के अंदर कुछ कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 80 to 100 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एवरी सैटरडे संडे हम क्या करते हैं, जो प्री नॉर्सेट स्पेशल टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। नॉर्सेट का जो न्यू पैटर्न है 18 मिनट्स के अंदर 20 एमसीक्यूज, 5 सेक्शन के अंदर, अलग अलग सेक्शन के अंदर आपको जो है यहाँ पे टेस्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपको नॉर्सेट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ में जिपमेर के लिए भी जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू की जा रही है इसी के अंदर। तो एमसीक्यूज कैसे रहेंगे, प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, इमेज बेस्ड एमसीक्यूज भी रहेंगे, वीडियो एंड जीआईएफ बेस्ड भी एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, और काफ़ी स्टैंडर्ड जो है काफ़ी हाई एंड एमसीक्यू जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो नॉर्सेट प्री के अंदर काफ़ी आपकी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी की भी और कुछ क्वेरीज है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सपोर्टिव नंबर है 9588567774। तो यहाँ पे आप कभी भी 24/7 आप जब भी आप कॉल या मैसेज करोगे आपको जो है आंसर किया जाएगा। तो ये रहा अपना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, तो देखिए यहाँ पे पेशेंट को आपको ध्यान देने जो बातें हैं अपनी वो क्या है,
सबसे पहले पेशेंट को क्या है, देखो अस्थमा की कंडीशन है, फिर बाद में जो है उसके फैट डिपॉजिट हो गया है कहाँ पे, उसके एब्डोमेन के ऊपर, ठीक है। उसके जो आर्म्स है, लेग्स कैसे हैं, थिन है, ठीक है। शोल्डर और ये सब इनके ऊपर क्या है, एट्रोपिक भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, थिन भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में जो है ब्रूसेस भी इजीली हो रहा है, ठीक है। पर्पल स्टाइज भी है एब्डोमेन के ऊपर। तो ये जो सारे फिजिकल एग्जामिनेशन हमने किए हैं, ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे हाई है, लेबोरेटरी यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या मिला है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी क्या मिला है आपको, डिक्रीज मिला है। तो ये जो कंडीशंस है क्या शो कर रही है, एक यहाँ पे सिंड्रोम होता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, आप पढ़ते हो क्या सिंड्रोम होता है, इसका नाम है कजिंग सिंड्रोम। ठीक है। तो एक जो आपके में यहाँ पे जो है असेसमेंट के अंदर आपको जो सिंड्रोम मिला है डायग्नोसिस करने के लिए, वो क्या है, कजिंग सिंड्रोम। अब ये जो कजिंग सिंड्रोम तो हो गया, ठीक है, कंडीशन क्या है, कजिंग सिंड्रोम की है, ठीक है। इस पे आपको फोकस करना है, बट अभी नहीं करना है, आपको फोकस करना है अस्थमा के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो क्रोनिक मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही है अस्थमा का। तो अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए उसको अस्थमा के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन लेगी वो। अब एंटी इन्फ्लामेटरी के अंदर वो हो सकता है वो क्या ले रही हो, स्टेरॉइड ले रही हो, वो क्या सकता है, स्टेरॉइड ही ले रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन क्या हो रही है, कर्जिंग सिंड्रोम डेवलप हो रही है, ठीक है। तो उसने स्टेरॉइड ले रही है, तो स्टेरॉइड लेने की वजह से उसको क्या हो गया, कर्जिंग सिंड्रोम हो गया, ठीक है। हाइपर कोर्टिसोलिज्म हो गया उसको। तो ये जो स्टेरॉइड है ये किसके फंक्शन को अल्टर करेगा, एसीटीएच के फंक्शन को यहाँ पे कम ज़्यादा करेगा, ठीक है। अपन नॉर्मल समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एसीटीएच का जो लेवल है वो भी क्या होगा, अल्टर होगा, ठीक है। बट तो जो एसीटीएच है वो डायरेक्टली जो है यहाँ पे आपको देखोगे, जिन पेशेंट को कजिंग सिंड्रोम होता है उनमें सिम्टम किसके आते हैं, डिप्रेशन के, ठीक है। तो डिप्रेशन के, क्योंकि यहाँ पे जो है एसीटीएच क्या कॉज करता है, एसीटीएच का जो लेवल है वो यहाँ पे जो है डिप्रेशन भी कॉज करता है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, सब डिसऑर्डर थी उसको अस्थमा की, उसने क्या लिया, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन में क्या लिया उसने, अस्थमा सॉरी उसने स्टेरॉइड लिया। स्टेरॉइड क्या हो गया, एक मेडिकेशन है, इस मेडिकेशन से जो है किसका लेवल में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा आपको, एसीटीएच हार्मोन के लेवल में। तो एसीटीएच है वो क्या करेगा, वो आगे जाके डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स कोज करेगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सब्सटेंस या फिर मेडिकेशन इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर से अभी वो पेशेंट क्या है, उसको डिसऑर्डर है ये। बाकी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर और डिलेरियम की कंडीशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो है या फिर मिक्स एंजाइटी का पेशेंट हो सकता है, ठीक है, और डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। दो ही अपने सिमिलर अपने जो है आंसर इससे निकल के आ रहे हैं। तो एसीटीएच के प्रोडक्शन से डिप्रेसिव सिम्टम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, या फिर इसको क्या है, कजिंग सिंड्रोम नहीं तो उसको क्या है, कोई एड्रिनल ट्यूमर है वो क्या करवा रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स यहाँ पे, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पे इनको क्या कर रहा है, इनके हार्मोन को बढ़ा रहा है। तो देख लेते हैं एक बार कजिंग सिंड्रोम से रिलेटेड छोटा सा अपना टॉपिक। कजिंग सिंड्रोम, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें कजिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, कोर्टिसोल का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो है आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं क्या क्या, मून फेस देखने को मिलता है, बफेलो हम्प देखने को मिलता है, मसल वॉस्टिंग देखने को मिलता है, स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं, जैसे वो पर्पल स्ट्राई बन गई थी अपने एमसीक्यू के अंदर वैसे, इजीली ब्रूसिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ब्लीडिंग वगैरह इजीली हो सकती है नॉर्मली अगर वो स्केचिंग कर रही है तो। स्किन कैसी मिलेगी, थिन स्किन का यहाँ पे जो है थिनिंग देखने को मिलता है, और बोन्स भी यहाँ पे जो है थिन हो जाती है, तो प्रोन टू फ्रैक्चर होती है ये भी, ठीक है। इसके साथ ही लिबिडो कैसी होती है इन पेशेंट के अंदर, डिक्रीज होती है। मेंस्ट्रुअल भी यहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। हिर्सुटिज्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है। इसके कोज की अगर हम बात करें तो क्या, लॉन्ग टर्म ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉइड मेडिकेशन, जो कि हम क्या कर रहे थे, अस्थमा में इस पेशेंट को दे रहे थे। कोई पिट्यूटरी ट्यूमर है,
जिससे कजिंग डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से कजिंग सिंड्रोम जो है आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर आप क्या करोगे, टेस्ट क्या करते हैं, 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल टेस्ट हम असेस करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आगे हम बात करेंगे। जस्ट स्लाइटली ओवरव्यू था क्योंकि टॉपिक अपना आ गया था, इसके लिए, ताकि क्लियर आपको समझ में भी आनी चाहिए कि मैं आपको जो है पढ़ा के आ रहा हूँ, समझा के आ रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। और इसी के अपोजिट जो डिजीज होती है वो होती है क्या, हम जो पढ़ते हैं एडिसन्स डिजीज। ठीक है, एडिसन डिजीज में क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन देखने को मिलता है किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। प्राइमरी एड्रिनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी देखने को मिलती है, लेको पिट्यूटरी एसिटियस देखने को मिलता है सिक्रेशन उसमें। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ स्टेलाइजेशन फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट। एक स्टेलाइजेशन का एक क्लासिफिकेशन है स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन सिस्टम, फॉलोइंग इज ट्रू, सभी ऑप्शंस जो है ट्रू है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है आपको। देखिए, नॉन क्रिटिकल डिवाइस कम्स इनटू कांटेक्ट विद इंटैक्ट स्किन, सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट नीड लो लेवल स्टेलाइजेशन, सेमी क्रिटिकल डिवाइसेस कम इनटू कांटेक्ट विद नॉन स्टेराइल म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉन इंटैक्ट स्किन। नेक्स्ट, कार्डियक कैथेटर इज क्रिटिकल इक्विपमेंट। तो देखिए, जो स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन है ये कैसे काम करता है, देखो स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन में क्या होता है, स्ट्रेटजी फॉर स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन ऑफ inanimate object and surfaces based on degree of risk involved in their use। यहाँ पे हम क्या करें, एक ऐसी स्ट्रेटजी है स्टेरिलाइजेशन की या फिर डिसइंफेक्शन की जो किसने दी थी, स्पॉल्डिंग ने दी थी अपने को। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके लिए वर्क करता है, स्टेरिलाइजेशन के लिए वर्क करता है कि जो अपने पास में जो ऑब्जेक्ट है और जो उनकी सरफेसेज है उनको हम डिसइंफेक्शन करना, कितना करना है, कैसे उसका स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, वो जो है उसकी रिस्क पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं और कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन में हम यही सब चीज़ें अभी पढ़ेंगे। तो देखो, आपसे पूछा गया एक्सेप्ट के अंदर अपना जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स नीड लो लेवल स्टेरिलाइजेशन। देखो, सेमी क्रिटिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अभी हम देखेंगे क्रिटिकल कौन से होते हैं, सेमी क्रिटिकल कौन से होते हैं, देखेंगे, फंडामेंटल का अपना टॉपिक है। तो देखो, सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स नीड लो लेवल स्टेरिलाइजेशन, ये ऑप्शन जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सेमी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन चाहिए। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन की नीड नहीं है, बट हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन की जो है वहाँ पे प्रॉपर नीड है। और यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन आप करोगे किससे, तो आंसर क्या रहेगा, ग्लूटरेल्डिहाइड से। ओके, तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो इस टॉपिक से आते हैं एग्जाम में या फिर आ सकते हैं, थोड़ा नया एमसीक्यू है। देखिए क्या होता है इस क्लासिफिकेशन में। अगेन आपके सामने यहाँ पे आपको इमेज शो हो रही है, ये क्लासिफिकेशन किसका है, स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। इसके अंदर 3 फेजेस के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है किसको, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। अब ये इसके अंदर होता क्या है, देखिए डिवाइसेस जो है यहाँ पे यूजुअली आती है, देखो क्रिटिकल डिवाइसेस कॉन्टेक्ट स्टेराइल टिश्यू और ब्लड स्टेम, मतलब ऐसी डिवाइसेस जो क्या करती है, डायरेक्ट बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को टच कर रही है, ब्लड को टच कर रही है डायरेक्टली,
या फिर जो डायरेक्टली जो स्टेराइल टिश्यू है बॉडी का उसको टच कर रही है, वो इंस्ट्रूमेंट्स किस में आते हैं, वो डिवाइसेस किस में आती है, क्रिटिकल के अंदर। ओके, इसको क्या चाहिए, स्टेराइजेशन चाहिए प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेमी क्रिटिकल। सेमी क्रिटिकल के अंदर अपने क्वेश्चन में क्या था, लो लेवल स्टेरिलाइजेशन की नीड होती है, जबकि ऐसा नहीं है। सेमी क्रिटिकल डिवाइसेस कहाँ पे काम में आती है, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन को टच हो रही है वो, या फिर नॉन इंटेक्ट स्किन को टच हो रही है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन चाहिए, ना कि लो लेवल ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी क्या किया था हमने, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, आपसे वही पूछा था, एक्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए नॉन क्रिटिकल। तो नॉन क्रिटिकल डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती है जो क्या करती है, कॉन्टैक्ट करती है इंटेक्ट स्किन को। ठीक है, और इनमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन चाहिए, या फिर लो लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये यहाँ पे स्पोल्डिंग क्लासिफिकेशन है जो इंस्टॉलेशन के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे देखियो इसमें। अब देखिए जो क्रिटिकल जो यहाँ पे डिवाइसेज हैं वो कहाँ पे यूज हो रही है, स्टेराइल टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम के अंदर। हाई रिस्क ट्रांसमिशन होती है इन्फेक्शन की डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड से टच हो रही है। तो डिसइंफेक्शन लेवल क्या चाहिए आपको, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टेरलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सेमी क्रिटिकल, म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉन इंटैक्ट स्किन के ऊपर टच हो रहे हैं तो मीडियम रिस्क होती है यहाँ पे, और हाई लेवल डिसइंफेक्शन की यहाँ पे नीड होती है, जो किससे करोगे आप, ग्लूटाल्डिहाइड से। नेक्स्ट देखो नॉन क्रिटिकल, जो यहाँ पे नॉन क्रिटिकल जो डिवाइसेज हैं वो यहाँ पे इंटेक्ट स्किन के ऊपर काम आती है, लो लेवल ऑफ रिस्क ट्रांसमिशन रहती है, तो इसके अंदर इंटरमीडिएट लेवल या फिर लो लेवल डिसइंफेक्शन काम में आएगा। वही लास्ट इमेज के अंदर यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, वो मैंने आपको एक ग्राफ में समझाया था, ये थोड़ा डायरेक्टली आपको मैंने समझाया। ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के बेसिस के ऊपर तीन तरीके से हम उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, हाई, मीडियम और लो के ऊपर स्पोल्डिंग क्लासिफिकेशन को। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन तो हम कर रहे हैं, तो एग्जांपल भी देख लो कि भाई क्रिटिकल आइटम्स कौन कौन से हैं। तो देखो डेंटल फोर्सेप हो गई और डेंटल एलिवेटर्स हो गए। ठीक है, फ्लैप डिटेक्टर हो गया, सर्जिकल बर्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट, इम्प्लांट को जो बॉडी में प्लेसमेंट कर रहे हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, या फिर जो सर्जरी के अंदर हम सर्जिकल जो डेंटल हैंड पीसेज है उनको। ठीक है, या फिर जो डायरेक्टली ब्लड से, ठीक है, ये तो केवल यहाँ पे डेंटल का बताया हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए, बट डायरेक्ट जो ब्लड से, डायरेक्ट जो स्टेराइल टिश्यू से टच हो रहे हैं वो सारे कैसे होंगे आइटम्स, वो सारे सारे आइटम्स कैसे होंगे, क्रिटिकल आइटम्स। ठीक है, मस्ट बी स्टेराइल एट द टाइम ऑफ यूज एंड मस्ट बी एदर सिंगल यूज एंड डिस्पोजेबल होने चाहिए। बोथ कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन फॉर फर्दर डीज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो है रिकमेंडेड किए जाते हैं, तो उनको सभी को यहाँ अपने क्रिटिकल आइटम्स के अंदर रखा जाता है। स्टेराइल सेमी क्रिटिकल के अंदर यहाँ पे जो है माउथ मिरर हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे केवल रिस्टोरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ठीक है, डेंटल ट्वीजर्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, केवल डेंटल की यहाँ पे जो बात की गई है, इनको जो है सेमी क्रिटिकल के अंदर रखा गया है। नॉन क्रिटिकल्स के अंदर यहाँ पे जो प्रोस्थेटिक गोज हो गया, मेजरिंग डिवाइसेस हो गया, फेस ब्रोज हो गया, प्रोटेक्टिव आई वियर्स हो गए। ठीक है, तो इनको यहाँ पे जो है नॉन क्रिटिकल के अंदर रखा गया है। तो ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन कंप्लीट, स्पोल्डिंग क्लासिफिकेशन हो गया कंप्लीट आपका स्टेरिलाइजेशन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है, कोशिश कर रहा हूँ एक से एक चीज़ अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की। अगर क्लासेस सच में आपको, ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, सच में आप यहाँ से कुछ नया सीख के जा रहे हो, सच में आपको कुछ लगता है कि 1% भी क्लास वर्थ इट है देखने के लिए, तो जो है आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट भी कर देना। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ कमेंट करना भी वर्थ इट है, ठीक है, तो आप जैसा कमेंट चाहिए, आपको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए पढ़ाने के अंदर, या फिर जो भी चीज़ें आपको अगर ये सही समझ में आ रहा है तो उसके लिए कीजिए, या फिर आपको कुछ एडवाइस देनी है मुझे, कुछ अपडेट करने के लिए, या फिर कुछ तरीके से अलग तरीके से पढ़ाने के लिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। A 26-year-old woman with uncomplicated malaria who was treated initially with chloroquine now has relapsed। एक यहाँ पे 26-year-old वुमन है, उसको क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की कंडीशन है, और वो ट्रीटेड हो रही थी इनिशियली, पहले किससे हो रही थी, क्लोरोक्विन से, और अभी जो है वो क्या हो गई, रिलैप्स हो गई है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर क्लोरोक्विन ट्रीटेड केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रिलैप्सिंग। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जो केसेज हैं वो वापस से रिलैप्स क्यों हो रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को क्लोरोक्विन से ट्रीटमेंट मिल रहा है तो। Plasmodium vivax a significant level of chloroquine resistance. Plasmodium vivax has a persistence erythrocytic stage. Plasmodium vivax has a persistence exoerythrocytic stage. Next, high chloroquine is not one of the drug of choice.
क्या आंसर रहेगा? तो देखिए अपना यहाँ पे जो आंसर रहेगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है रेस्टिंग फॉर्म में रह सकता है कौन से अपने लीवर के अंदर, ठीक है। तो देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हैज ए परसिस्टेंस एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अंदर, यहाँ पे जो है हिप्नोजॉइंट जो स्टेज होती है उसके अंदर जो है परसिस्ट लंबे टाइम तक जो है यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, क्लोरोक्विन सेंसिटिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिसके बाद में वापस से क्या कर जाता है, रिलैप्स कर जाता है। रिलैप्स का मतलब क्या हो गया, एक बार पहले हमने इसको ट्रीट किया मगर ये जो कुछ सप्ताह बाद में, कुछ महीने बाद में वापस से जो है ये डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वापस से रिलैप्स कर जाता है अगर यहाँ पे क्लोरोक्विन से यहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं। तो देखो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए पूछा भी जाता है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक जो है ड्रग भी काम में आती है कि प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, अकेली क्लोरोक्विन नहीं देते हैं, ठीक है। उसको ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, क्लोरोक्विन के साथ में क्या देते हैं, प्राइमाक्विन, ताकि वापस से रिलैप्सिंग की स्टेज ना आए, ठीक है। इसलिए इस फेज के अंदर हमें क्या करना होता है, इसको ट्रीट करना होता है। डोज क्या रखी जाएगी, डोज रखते हैं अपन 25 mg पर केजी और 3 डेज के लिए, और प्राइमाक्विन की डोज क्या रहती है, 0.25 mg पर केजी इंटू 14 डेज के लिए प्राइमाक्विन देते हैं अपन। इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ये क्या है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के ट्रीटमेंट के अंदर, और यही आपसे पूछा गया था। तो क्या था उसको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था। तो ये अगर हम नॉर्मल क्लोरोक्विन से हम ट्रीट करेंगे सिंगल, तो ये क्या कर जाएगा, परसिस्टेंसली स्टे कर सकता है लीवर स्टेज के अंदर, और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अंदर ये रह सकता है लंबे टाइम तक। बाद में इसके जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होगा नहीं इसका, ठीक है, क्योंकि ये किल नहीं हो पाएंगे, तो वापस से जो है रिलैप्स इनका हो सकता है। नेक्स्ट देखिए यहीं से एक और अपना टॉपिक बनता है क्या, कीमो प्रोफाइलेक्सिस। तो यहाँ पे स्पेशली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वगैरह के लिए जो हम कीमो प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या काम में लेते हैं, ठीक है, वाइवेक्स हो गया, फिर मलेरिया के कीमो प्रोफाइलेक्सिस के लिए। तो देखो यहाँ पे हम देखो दो तरह का कीमो प्रोफाइलेक्सिस काम में लेते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो प्रोफाइलेक्सिस है कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो लेस देन 6 वीक्स के लिए, और इसके अंदर जो दी जाने वाली जो ड्रग है वो कौन सी है, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। कौन सी ड्रग देंगे, डॉक्सीसाइक्लिन। इसका डोज कितना देंगे, 100 mg पर डे तक इसका हम क्या करेंगे, डोज देंगे। कब स्टार्ट करनी है, स्टार्ट 2 day बिफोर ट्रेवल एंड 4 weeks आफ्टर लीविंग द एरिया। ये यहाँ पे जो है डॉक्सीसाइक्लिन का जहाँ पे जो है तरीका रहता है, इस तरीके से हमें लेनी होती है, मतलब ट्रेवल करने से 2 दिन पहले आपको स्टार्ट करनी है, और जब आप एरिया को लीव कर रहे हो, ठीक है, उसके 4 वीक बाद तक जो है क्या लेनी है आपको, डॉक्सीसाइक्लिन लेनी है। इसका एक MCQ और ये भी बनता है कि ये क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, किसके अंदर रहती है, प्रेग्नेंट लेडी हो गई या फिर जो लैक्टेटिंग जो लेडी है उसमें ये क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, और लेस देन 8 years के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है डॉक्सीसाइक्लिन। अब डॉक्सीसाइक्लिन यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट है, तो आप दूसरा क्या दे सकते हो यहाँ पे, मेफ्लोक्विन। तो मेफ्लोक्विन जो है कब आती है, लॉन्ग टर्म के अंदर दी जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर दी जाने वाली कौन सी है, मेफ्लोक्विन। कितने टाइम ड्यूरेशन तक देंगे, मोर देन 6 वीक्स तक ये जो है प्रोवाइड की जाती है ड्रग। इसका जो है डोज कितना रहता है, 5 mg पर केजी, और मैक्स आपको पूछे तो ये कितना होता है, 250 mg तक यहाँ पे मैक्स हम दे सकते हैं इसको, ठीक है। इसको भी यहाँ पे सेम तरीके से लेनी है, 2 week बिफोर, यहाँ पे जो 2 day था और यहाँ पे क्या रहेगा, 2 week बिफोर।
एंड 4 वीक आफ्टर। अब यहाँ से क्या एमसीक्यू बनता है, ये तो कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है प्रेगनेंसी के अंदर। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन का एमसीक्यू बनता है कि ऐसे पेशेंट को नहीं देना है जिनमें क्या हो, हिस्ट्री हो किसमें, कन्वर्जेंस की। ठीक है, कन्वर्जेंस की हिस्ट्री हो उनमें नहीं देना है। साथ में जो न्यूरोसाइकेट्रिक पेशेंट्स हैं उनको भी ये नहीं देनी है। तो ये हो गया कीमोप्रोफाइलेक्सिस रिलेटेड टू मलेरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, A patient comes to the emergency with a history of IV drug abuse and develop infection। ठीक है, IV ड्रग एब्यूज कर रहा था वो और अभी जो है इन्फेक्शन हो गया उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज। अब यहाँ पर इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या रहने वाला है, स्टेप विरिडिन्स, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इकोलाई या फिर एंटेरोबैक्टीरियम फेसिया। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा रहता है, ये रहेगा स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो रहता है वो ड्रग यूजर्स के अंदर यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज रहता है किसका, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनटू ड्रग यूजर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग बायोफिल्म ऑन कैथेटर। ठीक है, जब हम यहाँ पे कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर एक बायोफिल्म बना देता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रोबायोलॉजी के भी एमसीक्यूज रखे हैं मैंने। तो स्टेप एपिडर्मिडिस, एसिनोबैक्टर, बाउमनी, मेनिंगोकोक्की या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो देखिए अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये बायोफिल्म कोज करते हैं अलग अलग जगह पे। आपको पूछा गया है कैथेटर के ऊपर अगर बायोफिल्म अगर कोज हो रही है, बायोफिल्म बन रही है, तो इसका जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कौन रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो यहाँ पे जो है आंसर रहेगा वो रहेगा स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। ठीक है, राइट आंसर। ये एक सिंगल ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, कैथेटर के ऊपर बायोफिल्म बनाता है। ठीक है, सब जगह नहीं बनाएगा, कैथेटर के ऊपर बनाएगा। ठीक है, एपिडर्मिस। तो कैथेटर हो गया। दूसरा अगर आपसे पूछ ले प्रोस्थेटिक वॉल, तो कैथेटर और प्रोस्थेटिक वॉल के ऊपर जो बना रहा है आंसर क्या रहेगा, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। नेक्स्ट देखिए और कौन कौन से यहाँ पे हैं। तो देखो स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास किसके ऊपर बनाते हैं, या फिर क्या क्या जो कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर बायोफिल्म बना रहे हैं कौन, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट विरिडिन्स, ये क्या कोज करता है, एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, बायोफिल्म कहाँ पे बनाएगा, एंडोकार्डियम पे। इसके बाद में जो हम देखें एपिडर्मिडिस का आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, कैथेटर और प्रोस्थेटिक वॉल के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए फीमेल पेशेंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ चेस्ट एंड स्टमक पेन। ठीक है, चेस्ट पेन है, स्टमक पेन है, एंड रिपोर्ट है ब्लैक टेरी स्टूल। साथ में रिपोर्ट क्या कर रही है, ब्लैक टेरी स्टूल को रिपोर्ट कर रही है, सेवरल मंथ्स हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर शुड द नर्स एंटिसिपेट। अब यहाँ पे जो डॉक्टर्स यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, क्या ऑर्डर यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेगा, तो नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी भाई कौन कौन से ऑर्डर्स यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन होने चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, फिब्रिनोजन एंड फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट वैल्यूज देखनी है।
कार्डिक मॉनिटर देखना है, ऑक्सीजन क्रिएटिनिन काइनेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का लेवल देखना है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज का लेवल देखना है, बेसिक सीरम मेटाबॉलिक पैनल देखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्टिंग फॉर ऑकल्ट ब्लड कंप्रिहेंसिव सीरम मेटाबॉलिक पैनल। तो यहाँ पे क्या असेस होगा, अगर ब्लैक टेरी स्टूल आ रहा है, साथ में चेस्ट एंड स्टमक पेन भी हो रहा है, सेवरल मंथ से कंडीशन डेवलप हो रही है इसलिए। इजी एमसीक्यू है, जस्ट अपने को यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न करके आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, ब्लैक टेरी स्टूल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो ब्लैक टेरी स्टूल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन सा आप टेस्ट करते हो, ओकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो फीकल ओकल ब्लड टेस्ट क्या रहता है, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए चेस्ट पेन हो रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करनी है आपको, स्टमक पेन हो रहा है, इसके बाद में देखो सेवरल मंथ से यहाँ पे जो है ब्लीडिंग हो रही है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट करोगे, इसमें आपको क्या दिखेगा, एनीमिया, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव सीरम मेटाबॉलिक पैनल भी आपको देखना है, ठीक है। तो देखना है भाई कैसे जो है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस अगर यहाँ पे हो रहा है। तो इजी एमसीक्यू है, जस्ट अपने को जो है एंटिसिपेट करना है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर यहाँ पे क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है ऑर्डर्स करेगा, रिपोर्ट्स के, ब्लड टेस्ट के, स्टूल टेस्ट के, ईसीजी के, ठीक है। मेटाबॉलिक पैनल देखेगा, मेटाबॉलिक पैनल में सब कुछ आ जाएगा, टीएसएच वीएसएच सब कुछ देखने को मिलेगा अपने को। नेक्स्ट एमसीक्यू, a nurse is evaluating a post-operative patient and not a moderate amount of serous DNase, ठीक है, moderate amount of serous DNase on dressing 24 आवर आफ्टर सर्जरी। नर्स यहाँ पे इवेलुएट कर रही है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को, नोट कर रही है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ सेरस डीनेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है ड्रेसिंग के ऊपर आफ्टर 24 आवर ऑफ सर्जरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। अब यहाँ पे नर्सिंग अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा, रिमूव द ड्रेसिंग एंड लीव द वुंड साइट ओपन टू एयर, notify the surgeon about evidence of infection immediately, change the dressing and document the clean appearance of the wound site, या फिर leave the dressing intact to avoid disturbing the wound site। ये भी अगेन एक इजी एमसीक्यू है, बस यहाँ पे नर्स का जो है आपको रोल पूछा गया है कि आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे इसको अप्रोच करना है, अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा। देखिए ड्रेनेज कैसा आ रहा है, आपको इस पे फोकस करना है, ड्रेनेज कैसा आ रहा है, सेरस ड्रेनेज है। तो देखिए बेसिकली जो है चार टाइप के ड्रेनेजेस हमें देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट बोलते हैं। तो ये बेसिकली चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो है सेरस। सेरस जो होता है वो कैसा रहता है, क्लियर रहता है, थिन रहता है, और उसके अंदर स्पेशली क्या प्रेजेंट रहता है, वाटरी वो रहता है, ठीक है। वाटरी फ्लूइड जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कोई पस नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, बस क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सेकंड वन जो होता है वो कैसा होता है, सेरोसेंगियसनेस। तो सेरोसेंगियसनेस क्या रहता है, थिन एंड वाटरी रहता है ये भी। इसके अलावा लाइट रेडिश कलर का रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ पिंकिश कलर का रहता है। थर्ड वन जो है वो है सेंगियसनेस। सेंगियसनेस कैसा रहता है, ब्राइट रेड। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है, फ्रेश ब्लड है, ठीक है, या फिर हेमरेजिक कंडीशन यहाँ पे कंटिन्यू है। एंड फोर्थ वन जो है वो कौन सा होता है, पुरुलेंट। तो पुरुलेंट के अंदर क्या है, यहाँ पे जो फ्लूइड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, थिक निकलेगा, ओपेक फ्लूइड रहेगा,
ऑर्डर्स उसके यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये कब देखने को मिलता है, ड्यू टू इन्फेक्शन। तो ये 4 टाइप के जो है एक्सुडेट निकलते हैं किसी भी वुंड से, ठीक है। सेरस, सेरोसेंगिसनेस, सेंगिसनेस एंड पुरुलेंट। और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि उसको क्या हो रहा है, सेरस ड्रेनेज आ रहा है, मतलब ड्रेनेज कैसा है, दिस वन, क्लियर थिन वाटरी फ्लूइड यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर क्लियर थिन वाटरी फ्लूइड है तो उसका यहाँ पे अपने को एक्शन क्या करना है, बेस्ट आंसर क्या रहेगा, चेंज द ड्रेसिंग एंड डॉक्यूमेंट द क्लीन अपीयरेंस ऑफ द वुंड साइड। क्योंकि ये क्लीन है, जस्ट वाटरी फ्लूइड है, जो आएगा हीलिंग प्रोसेस का एक टाइप होता है, ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलता है अपने को। तो ये जो है नॉर्मल कंडीशन है। बाकी की कंडीशन यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सर्जन को इन्फॉर्म करने का नीड है नहीं, तो लीव भी नहीं करना है आपको, ठीक है। डिस्टर्ब करना है चीज़ों को। अगर वुंड अगर यहाँ पे वो वेट रहेगा तो हो सकता है इन्फेक्शन हो, तो यहाँ पे ड्रेसिंग शुड बी ड्राई, ठीक है, ड्रेसिंग यहाँ पे ड्राई होनी चाहिए। तो साथ में अपनी जो है इसलिए ड्रेसिंग चेंज करनी है, डॉक्यूमेंट करना है इसको एक क्लीन अपीयरेंस के साथ में, कि आपका वुंड साइड जो कैसा है, क्लीन दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस कैसा उसका क्लीन है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी फर्स्ट क्लास नोट सेट के रिगार्डिंग, ठीक है। ऐसे ही अपनी अपकमिंग क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। कोशिश रहेगी मेरी कि आपको जो है एक तरीके से कहें तो कंप्लीट रिवीजन मैं आपको यहाँ पे करवा दूँ विद एमसीक्यू सेशन के अंदर, ठीक है। जो मैं एमसीक्यू यहाँ पे मैं सबको एमसीक्यू बता रहा हूँ, अगर मैं आपको स्लाइड भी दिखा रहा हूँ तो उसके अंदर भी क्या है, एमसीक्यू है। तो मैं थियरी पोर्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू बेसिस के अंदर, एमसीक्यू फॉर्म के अंदर ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है एमसीक्यूज मिलते रहे, एक मैक्स टू मैक्स आपको आउटपुट मिले 1 घंटे की क्लास से आपको। इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो से काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्लास से डेली जुड़ते रहिएगा, अपने जो है फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है आपके साथ ही सिलेक्शन मिल जाए उनको भी। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। जो आज हमारे साथ में चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट है, ठीक है, मुझसे भी सब्सक्राइब करके जाएँ, ठीक है। आप सभी का जो है डेली यहाँ पे जो है क्लासेस ली जाएगी। टेस्ट सीरीज़ हम यहाँ पे डेली कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, लाइव टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो सब भी आप जरूर दीजिए। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जब लाइव टेस्ट देते हैं तो आपकी एक स्टैंड पता करते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होती है, बाकी मैक्स टू मैक आपको अब एमसीक्यू सोल्व करने हैं, ठीक है। आप सबकी थ्योरी तो आई होप कवर अप आपने कर ही ली होगी, क्योंकि अब एग्जाम के अंदर कुछ ही टाइम बचा है। तो मैक्स टू मैक एमसीक्यू सोल्व करने हैं, नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना है, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।